हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अचीवर्स क्लासेस। और टैग लाइन इज बिलीव टू अचीवर। शुरू करते हैं। आज जो है ग्रेविटेशन का हम लोग एमसीक्यू रिवीजन करने वाले हैं क्लास 9 का। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के एमसीक्यू क्वेश्चंस को रिवीजन करेंगे। क्वेश्चन में लिखा है, फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निर्वात में स्वतंत्रता पूर्वक गति करते हुए सभी पिंडों का क्या समान होगा। अब ध्यान से समझना, निर्वात का मतलब कि जब वायुमंडल में या फिर वैसा माहौल या वैसा वातावरण जहाँ हवा ना हो, कोई गैस ना हो, उसे हम निर्वात कहेंगे। ठीक है, तो निर्वात में क्या सभी वस्तुओं की चाल बराबर होगी, क्या त्वरण बराबर होगा। तो सबसे पहले आपको एक बात समझनी है कि जब कोई वस्तु निर्वात में गमन कर रहा होता है तो उस दौरान अगर उसके सामने दूसरे वस्तु आता है तो वो वस्तु या तो टकराएगा, या उसको अगर पीछे से कोई और वस्तु अगर धक्का दे दे तो उसका जो स्पीड है वो क्या होगा, बढ़ जाएगा। तो आप देख पाओगे कि जो वस्तु है वो एक दिशा में आगे बढ़ रही होगी, मतलब उसके पास अपना वेग होगा, और वो वेग जो है वो बदलेगा। इसका मतलब कि वो वेग बदलेगा तो वो त्वरण बन जाएगा। मतलब त्वरण तो बन गया, लेकिन हमारा त्वरण जो है वो बदलता रहेगा, लेकिन त्वरण एक समान दर से बदलेगा। इसलिए हमें समझना है कि इसका जो त्वरण होगा वो क्या होगा, समान होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है, दो कणों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल होता है, उसकी दूरी के बीच के क्या। देखिए, गुरुत्वाकर्षण बल का जब सूत्र देखते हैं तो F बराबर जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर या डी स्क्वायर लिखते हैं। तो हम देख पाते हैं कि दो कणों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल होता है वो उसके बीच की दूरी के क्या होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। मतलब कि ये जो हमारा है ये व्युत्क्रमानुपाती है किस चीज का, दूरी के वर्ग का। तो इसका आंसर होगा 2 नंबर का हमारा सी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन पे। दो पिंडों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता है। तो आपको याद रखना है कि गुरुत्वाकर्षण जो बल है वो उनके बीच के माध्यम पर निर्भर नहीं करता है। मतलब अगर दो बॉडी है उनके बीच में अगर हम एक वाटर का कोई सोर्स डाल दिए, कोई बॉटल डाल दिए, तो ऐसा नहीं है कि ये बॉटल जो है वो दोनों के बीच के गुरुत्वाकर्षण बल को कम कर देगा। ठीक है, समझ के चलना है क्वेश्चंस को। आगे है क्वेश्चन नंबर 4, गुरुत्वीय त्वरण। गुरुत्वीय त्वरण का मतलब होता है स्मॉल जी, और स्मॉल जी का फॉर्मूला होता है GM अपॉन आर स्क्वायर पृथ्वी पे। ठीक है, तो यहाँ पे जी का वैल्यू कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ आप देख पाओगे कि जो 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा, गुरुत्वीय त्वरण का मान क्या होता है, पृथ्वी पर सभी जगह पर बराबर होता है, सभी स्थानों पर बराबर होगा, चंद्रमा पर अधिक होगा क्योंकि त्रिज्या कम है, पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है। तो हमें ये समझना है कि जो पृथ्वी पे गुरुत्वीय त्वरण होता है वो सभी जगह पर अप्रोक्सीमेटली बराबर होता है, बट कहीं कहीं ये जो है बदलता भी है। तो याद रखना है कि ये तो फिलहाल जो है फर्स्ट नंबर ऑप्शन हमारा ये गलत होगा, क्योंकि पृथ्वी पर ध्रुवों पे त्वरण ज़्यादा होता है। ठीक है, और भूमध्य रेखा के पास जो है त्वरण कम होता है, सभी स्थानों पर बराबर होगा, ये गलत है। फिर उसके बाद देखिए, चंद्रमा पर अधिक है। चंद्रमा पर जनरली जो है किसी भी वस्तु का भार कम हो जाता है क्योंकि जी का मान कम हो जाता है। इसके अलावा पृथ्वी के अक्षांश पर निर्भर करता है, ये बात सही है। हम कहाँ पर खड़े हैं पृथ्वी में उस पर डिपेंड करेगा। अगर कोई व्यक्ति इस जगह पर खड़ा है और कोई व्यक्ति इस जगह पर खड़ा है तो यहाँ पर जी का वैल्यू ज़्यादा होगा और यहाँ जी का वैल्यू कम होगा, क्योंकि दूरी जितनी ज़्यादा जो है कम होगी तो जी का वैल्यू उतना ही बढ़ जाता है। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है कि ये अक्षांश पे निर्भर करेगा। तो 4 नंबर का डी नंबर जो है वो हमारा क्या आंसर होगा, वो हमारा सही आंसर होगा। 5 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किस स्थान पर गुरुत्व त्वरण का मान अधिकतम होगा। ठीक है, माउंट एवरेस्ट पर, कुतुब मीनार की चोटी पर, भूमध्य सागर के स्थान पर, या अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है इसका आंसर होगा डी नंबर। उसका कारण ये है कि जो अंटार्कटिका है वो हमारे पृथ्वी में इस जगह पे आता है जो है हमारा ध्रुव का पोजीशन ऑफ पोल पे आता है। और पोल को अगर हम देखें तो पोल से हमारा पृथ्वी के केंद्र की दूरी सबसे कम है, और दूरी अगर कम हो रही है तो ऑटोमेटिकली जी का वैल्यू क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है, तो आंसर होगा अंटार्कटिका के किसी स्थान पर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के केंद्र से पृथ्वी की त्रिज्या को दुगनी दूरी पर हो तो गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। तो हमें ध्यान से समझना है कि मान लीजिए कोई अंतरिक्ष यात्री जो है पृथ्वी की जो भी त्रिज्या है हमारा उससे दुगनी दूरी पर हो केंद्र से,
तो मतलब ये त्रिज्या यहाँ और यहाँ r इतनी दूरी पर हो तो इस जगह गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है। तो ऊपर जाने पे इस जगह पे गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है ज़्यादा दूर तक बदलता नहीं है, इसीलिए यहाँ पे जो गुरुत्वीय त्वरण का मान होगा 6 नंबर का वो होगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। यदि कोई ऐसा ग्रह हो जिसका द्रव्यमान और त्रिज्या पृथ्वी के आधी हो तो ग्रह के सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा। देखिए द्रव्यमान और त्रिज्या को अगर हम आधा कर दे रहे हैं तो हमारा जो गुरुत्वीय त्वरण है वो हमारा लगभग गुरुत्वीय त्वरण जो है वो बढ़ जाएगा। कितना गुना बढ़ जाएगा, वो बढ़ जाएगा 9.8 गुना 2 और 2 से जब हम गुना करेंगे तो ये आएगा 19.6 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो हमें ये याद रखना है कि इस तरह से जो है हमारा गुरुत्वीय त्वरण जो है वो काम करता है। ठीक है, तो 7 नंबर का क्वेश्चन जो है इसका आंसर होगा बी नंबर की। यदि एक कोई ऐसा ग्रह है जिसका द्रव्यमान त्रिज्या दोनों पृथ्वी के आधी हो तो उस ग्रह के सतह पर जी का मान क्या होगा। तो उस ग्रह की सतह पर जी का मान 19.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मतलब कि 9.8 का डबल हो जाएगा। इसको आप ऐसे भी निकाल सकते हो, कैपिटल जी का वैल्यू होता है तुम्हारा, स्मॉल जी का जो वैल्यू होता है वो होता है GM/r²। अब हुआ ये, आप देख पाओगे कि ये दुगना हो गया और देखा जाए तो ये दुगना हो के 4r² होगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो ये इससे कट के 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमें मिलेगा 2g। ठीक है, और आप जानते हो ये हमारा है GM/r²। GM/r² पृथ्वी का वैल्यू है, तो अगर हम देख पाएंगे तो ये हो गया हमारा G/2। ठीक है, तो आपको याद रखना है ना, ये जो 7 नंबर क्वेश्चन है ना इसको हम क्लास में डिस्कस करेंगे, आप हमको याद दिला दीजिएगा। आई होप इसका जो आंसर है थोड़ा प्रॉब्लमेटिक आंसर है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में। 7 नंबर का जो आंसर होना चाहिए ये 19.6 नहीं होना चाहिए, 4.9 होना चाहिए, क्योंकि जितना ग्रह का साइज छोटा होता है उतना जी का मान जो है वो कम होता जाता है। ठीक है, इसलिए इसका आंसर प्रैक्टिकली 4.9 होगा, 19.6 जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक, नेक्स्ट है हमारा, विराम से मुक्त रूप से गिरती हुई पिंड द्वारा तय किए गई दूरी किसके समानुपाती होती है। जब मुक्त रूप से कोई भी बॉडी गिरता है, किसी भी बॉडी में अगर मुक्त पतन होता है और वो नीचे की ओर गिर रहा हो तो उस केस में ये होता है कि हमारा जो बॉडी है शुरुआत में रेस्ट में होता है, शुरुआत में विराम में होता है, बट धीरे धीरे इसका जो गति है वो बढ़ता है। अब अगर हमारे पास गति का दूसरा समीकरण होता है तो वो होता है एस बराबर ut प्लस हाफ AT², बट हाफ की जगह हम लिखेंगे हाफ GT स्क्वायर। तो यहाँ आप क्या देख पाओगे, u का वैल्यू 0 है, मतलब ये टर्म हो गया खत्म। तो s बराबर आया 1/2 इंटू GT²। अगर ये दोनों को भी हम कांस्टेंट मान लेते हैं तो हमें दिखाई देता है s डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T², मतलब कि जो दूरी होगा वो समय के वर्ग के क्रमानुपाती या समानुपाती होना चाहिए। तो 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा और 8 नंबर का सही आंसर जो है डी नंबर सही है कि गिरने के समय के वर्ग का क्रमानुपाती होगा। नेक्स्ट है 9 नंबर, एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया, 40 मीटर के नीचे गिरने पर उसकी चाल क्या होगी। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं, यहाँ हुआ ये कि जब पत्थर को गिराया गया तो u का वैल्यू जो था वो 0 था। ठीक है, और हमसे ये कहा गया है v का वैल्यू निकालिए। g का वैल्यू हम 9.8 ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ ये कुछ दूरी भी तय कर रहा है जो है 40 मीटर, तो s बराबर क्या हो जाएगा 40 मीटर। अब यहाँ थोड़ा सा अगर आप ध्यान दोगे तो हमारे पास समय का वैल्यू नहीं है, तो हम जो है पहला समीकरण का इस्तेमाल करेंगे, v बराबर u प्लस AT की जगह लिखेंगे GT, है ना। तो हमें बाद का चाल पूछा गया है यहाँ पे, इसको भी ध्यान से देखेंगे हम, ठीक, कि बाद का चाल क्या है ये बताइए। तो इस क्वेश्चन में एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया, 40 मीटर के नीचे गिरने पर उसकी चाल क्या होगी। तो फिलहाल इस क्वेश्चन में कहीं भी टाइम नहीं दिया गया, आप देख पा रहे हो समय के बारे में कहीं नहीं दिया गया है। ठीक है, इंग्लिश में इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। अ स्टोन वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ द टावर, इट्स स्पीड आफ्टर फॉलिंग 40 मीटर्स। इसका स्पीड 40 मीटर फॉल होने के बाद कितना हो जाएगा ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो अब ध्यान से देखते हैं, हमसे फिलहाल के लिए ये पूछा गया कि स्पीड कितना होगा। ठीक है, तो अगर ध्यान से देखो इस क्वेश्चन में तो एक वर्ड लिखा 9.8 मीटर प्रति सेकंड, ये लिखा हुआ है। ठीक है, 9 नंबर क्वेश्चन में। इसके बाद एक लिखा हुआ 28 मीटर प्रति सेकंड। फिलहाल इस क्वेश्चन में टाइमिंग के बारे में कुछ नहीं बताया गया है,
अगर टाइमिंग नहीं बताया गया है तो हम इस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2GS। ठीक है, तो v का तो मान पता है नहीं, तो ये वी स्क्वायर वैसे ही रहेगा। u का वैल्यू जो है फिलहाल 0 है, तो ये हो गया -0 बराबर 2GS। जी का वैल्यू 9.8 है और s का वैल्यू कितना है 40 है। तो हमारे पास क्या इक्वेशन आ रहा है, हमारे पास आ रहा है वी स्क्वायर -0 बराबर 2GS। जी का वैल्यू है 9.8 और मल्टीप्लाई s का वैल्यू है 40। पॉइंट हटाएंगे यहाँ से, पॉइंट इस जगह पे आएगा और ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और जैसे ही पॉइंट हटाएंगे तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन बनेगा, यहाँ जो 0 दिखाई दे रहा है ये हट जाएगा, तो वी स्क्वायर बराबर 2 मल्टीप्लाई 9.8 मल्टीप्लाई 9.8 का पॉइंट हट चुका है, मल्टीप्लाई 4। जब इन सारी चीज़ों को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखते हैं क्या होता है। जब स्क्वायर इधर जाएगा तो ये स्क्वायर बन जाएगा रूट। आपको पता है 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो बाहर 2 लिख दिए। 98 को जब हम 2 से गुना करेंगे तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास लगभग आएगा 196। ठीक है, और 196 यहाँ पे आएगा रूट अंडर 196, और 196 का रूट क्या होता है 14। तो हम देख पाएंगे कि यहाँ जो आंसर आएगा वो आएगा 2 गुने 14 बराबर 28 मीटर प्रति सेकंड। मतलब कि गति का हम जो तीसरा समीकरण है जो हम गुरुत्वाकर्षण में पढ़ते हैं, इस समीकरण का यूज़ करके हम जो है इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। क्वेश्चन नंबर 10, यदि एक पत्थर को किसी मकान की छत से मुक्त रूप से गिराया जाए तो जमीन पर पहुंचने में 4 सेकंड का समय लगता है, तो भवन की ऊंचाई क्या होगी। देखिए, हमसे पूछा है कि दूरी क्या होगी। तय की गई दूरी के लिए हम s का उपयोग करते हैं। s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है, बट हम यहाँ gt लिखेंगे, gt स्क्वायर। अब ध्यान से देखते हैं, u तो फिलहाल 0 होगा क्योंकि शुरू में पत्थर रुका होगा, t है हमारा 4 सेकंड है, प्लस 1/2 लिखेंगे, यहाँ पे 9.8 लिखेंगे, और t का स्क्वायर कितना होगा, t का स्क्वायर होगा 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, ये इससे कटा कितने बार में, 8 बार में, और ये हो गया 0। तो बराबर क्या होगा 0 प्लस 9.8 गुने 8, 9.8 गुने 8, ये हमारा दिखाई दे रहा है इस जगह पे। और जब हम इसको गुना करते हैं तो 8 8 64 होगा, 8 8 से 64, और 8 9 से 56, 56 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 62। तो 62.4 के करीब कुछ दिखा रहा है ना। और यहाँ जब हम देख रहे हैं इस चीज़ को ध्यान से, तो 4 सेकंड का टाइम दिया गया है, और अगर हम 9.8 को 9.8 ना मान के 10 मान लें, तो इस जगह 10 को 8 से मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास 80 आता है। तो अप्रॉक्सीमेशन में हमारा आंसर कितना आएगा 80 मीटर। 9.8 को 10 के बराबर मान लेंगे, तो 10 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर सी नंबर सही होगा। नेक्स्ट, जी का मान सबसे अधिक कहाँ पर होता है। पृथ्वी के केंद्र पर शून्य होता है, पृथ्वी के सतह पर, पृथ्वी के कुछ ऊंचाई, पृथ्वी के सतह से कुछ नीचे। तो हमें ध्यान से समझना है कि पृथ्वी की सतह पर जी का मान सबसे अधिक होता है, और खास के ध्रुवों पे सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो 11 का बी नंबर जो है वो होगा पृथ्वी के सतह पर। और बाकी का ऑप्शंस को देखते हैं। पृथ्वी से ऊंचाई जाते हैं तो जी का मान कम होता है। इसके अलावा पृथ्वी की सतह से कुछ नीचे भी जाएंगे तो जी का मान क्या होगा, कम होगा। ये दोनों ही केस में मान जो है कम है। इसके अलावा एक और बात बता दें, यहाँ पे ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन जो है अच्छा से क्लास में हम डिस्कस कर देंगे, 6 नंबर और 7 नंबर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 को ध्यान से देखने पे पता चलता है, पूछा गया है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का जो स्थिरांक है उसका मान क्या होता है। जी का वैल्यू पूछा है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, तो इसका जो वैल्यू होता है वो होता है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी। ठीक है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे, और केजी स्क्वायर भी होता है। अब आगे देखेंगे हम लोग 1 kg वस्तु का भार कितना होता है। तो भार पूछा गया 1 kg वस्तु का भार का सूत्र होता है W बराबर m इंटू जी। m मतलब द्रव्यमान, द्रव्यमान 1 है, जी का मतलब है 9.8, 9.8 से 1 को गुना करेंगे तो यह आएगा 9.8 न्यूटन। मतलब वस्तु में 9.8 न्यूटन का बल काम कर रहा होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर किस बल के कारण
गति करती है, तो सिंपल है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते रिवॉल्व करती है। 15 नंबर क्वेश्चन है स्मॉल जी और कैपिटल जी में क्या संबंध है, तो ये फॉर्मूला याद रखना है, स्मॉल जी बराबर कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। तो ये हमें ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये रिलेशन होगा। नेक्स्ट हमारा है निर्वात में वस्तु का भार कितना होता है। हमसे पूछा गया कि कोई भी वस्तु का भार जो होता है वो निर्वात में कैसा होता है। सबसे पहले तो निर्वात में हवा नहीं होती है, ठीक है, और अगर निर्वात में हवा नहीं होती इसका मतलब जो है W जो है हमारा उसका फॉर्मूला होता है m इंटू जी, ठीक है। अब है क्या कि जब बॉडी निर्वात में होगा, ठीक है, और बॉडी को निर्वात में जब रखा जाएगा मतलब वहाँ किसी प्रकार का वायुमंडल नहीं होगा, तो हम ये देख पाएंगे कि उस पर किसी प्रकार का बल जनरली काम नहीं होता करता है, ठीक है। और अगर बॉडी पर किसी प्रकार का बल काम नहीं करेगा तो निर्वात में वस्तु का जो भार हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 0 न्यूटन, ठीक है। तो सिंपल समझना है, उस पर किसी प्रकार का बल काम नहीं करता है, इसलिए भार क्या हो जाता है 0 न्यूटन, क्योंकि भार जो होता है वो एक प्रकार का बल होता है। नेक्स्ट है किसी वस्तु को पृथ्वी के से अंतरिक्ष में लाया गया, निम्न में से किसका द्रव्यमान मतलब किसका मान अपरिवर्तित रहेगा। द्रव्यमान जो होगा वो अपरिवर्तित होगा। अगर वस्तु 5 kg का है तो अंतरिक्ष में भी वो 5 kg का ही होगा, लेकिन भार जो है वो बदल जाता है। चंद्रमा पर भार पृथ्वी के भार का कितना गुना है। चंद्रमा पर भार जो था पृथ्वी के भार का 1/6 1/6 टाइम है। आप लोगों को इसके ऊपर लंबा चौड़ा प्रूफ कराया गया था। जी का मान कहाँ अधिकतम होता है, तो आपको याद रखना है ध्रुव जो होते हैं, ध्रुव पे हमारा जी का मान जो होता है वो अधिकतम होता है, क्योंकि हम जानते हैं पृथ्वी जो है शेप लाइक एन ऑरेंज है, तो इस जगह पे जी का मान अधिकतम होता है। नेक्स्ट है 20 नंबर पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान कितना होता है, ये पहले ही बता चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है वो होता है 0, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक मीनार की चोटी से 1 kg और 20 kg का वस्तु 0 मीटर प्रति सेकंड वेग से एक साथ गिराया जाता है, पृथ्वी पर कौन पहले टकराएगा, ये हमसे पूछा गया है, ठीक है। अब ध्यान से देखते हैं इस जगह पे हमसे बोला है कि एक वस्तु 1 kg का है और एक वस्तु 20 kg का है, और दोनों का जो u का वैल्यू है वो 0 दिया गया है। हमसे बोला है पृथ्वी पे कौन पहले टकराएगा, तो फिलहाल जो है इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि कौन पहले नीचे आएगा, ठीक है। तो जब वस्तु नीचे आ रही होगी तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि वहाँ पर हवा उपस्थित है या हवा उपस्थित नहीं है। तो फिलहाल जो है ऐसे क्वेश्चंस में हमारा जो वस्तु होता है उसमें कोई भी हवा उपस्थित नहीं होता। अगर हवा नहीं उपस्थित होता है उस केस में जब हम वस्तु को गिराते हैं तो हम ये देख पाते हैं कि दोनों जो है वो एक साथ ही नीचे आता है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि वस्तु जो है दोनों एक साथ नीचे आता है, क्योंकि होता यह है कि वस्तु भारी होने के चलते ज़्यादा हवा को हटा पाती है जल्दी जल्दी। जब हम हवा को ही हटा देते हैं तो गिराने पे दोनों वस्तु साथ में एक साथ नीचे आएगी। नेक्स्ट है पृथ्वी की त्रिज्या लगभग कितनी होती है, तो पृथ्वी की जो त्रिज्या है लगभग 6400 किलोमीटर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम किसने दिया था, वो दिया था न्यूटन ने। उसके बाद कि टेनिस की गेंद मैदान की अपेक्षा किसी पहाड़ी पर अधिक उछलती है, इसका कारण क्या है, ठीक है। पर्वत पर गेंद और हल्की हो जाती है। पर्वतों पर पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कम हो जाता है। हम जानते हैं जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ता है गुरुत्वीय त्वरण का मान कम हो जाता है। इसका मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान अगर कम हो जाएगा तो वो जो है गेंद हमारा ज़्यादा उछलेगा, ठीक है, क्योंकि उस पे जो है हमारा जी ठीक तरीके से काम नहीं कर पाएगा, मतलब काम करेगा भी तो कम काम करेगा, तो इसलिए 24 का बी नंबर सही आंसर होगा। नेक्स्ट 25 नंबर यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो वस्तु में कौन सा परिणाम सही होगा। वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएगा। हमें ये समझना है कि अगर गुरुत्वाकर्षण खत्म हो गया तो जो भार होगा वो शून्य हो जाएगा, काहे कि गुरुत्वाकर्षण अगर खत्म हो तो जी का वैल्यू खत्म हो जाएगा, लेकिन द्रव्यमान जो है हमारा वही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। वेट जो है 0 हो जाएगा, लेकिन जो है मास हमारा वही रहेगा जो है। निम्न में से क्या रैखिक बल के संरक्षण के आधार पर कार्य करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर फोर्स। हमें याद रखना है कि कौन जो है रैखिक बल के संरक्षण पर कार्य करता है। 26 नंबर क्वेश्चन। तो हमें याद रखना है कि जो जेट इंजन होता है, जेट जनरली वो जो है रैखिक बल के संरक्षण पर कार्य करता है। रैखिक बल जो है इसके बारे में संवेग में ज़्यादा अच्छे से आपको पढ़ने को मिलता है।
नेक्स्ट, पृथ्वी तल से किस न्यूनतम वेग से किसी वस्तु को प्रक्षेपित किया जाए कि रॉकेट पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार कर जाए। ये क्लास 11 का क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी ये 9th में भी पूछा जा रहा है। इसमें आपको बोलते हैं, याद रखिए कि इसका जो आंसर होगा वो होगा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मतलब पृथ्वी पे कोई वस्तु है, उस वस्तु को अगर हम 11.2 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से ऊपर फेंकेंगे तो वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल वाले क्षेत्र से बाहर चला जाएगा और सीधा अंतरिक्ष में पहुंच जाएगा। नेक्स्ट है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल क्या होता है। पृथ्वी के चारों तरफ जो सैटेलाइट्स घूमते हैं उसमें से कुछ कुछ सैटेलाइट्स ऐसे होते हैं जो पृथ्वी के साथ साथ चक्कर काट रहा होता है, ठीक है। तो उसका जो आवर्तकाल होता है वो लगभग हमारा एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल 24 घंटे के बराबर होता है, ठीक है। तो मतलब वो पृथ्वी का एक चक्कर 24 घंटे में लगाता है। 29 नंबर क्वेश्चन है, इफ ए बॉडी इज थ्रोन विथ स्पीड ऑफ 11.2 किलोमीटर पर सेकंड फ्रॉम अर्थ देन बॉडी। यहाँ पे बोला है कि अगर किसी बॉडी को 11.2 किलोमीटर पर सेकंड से फेंका जाए तब बॉडी को क्या होगा। तो बॉडी पृथ्वी पे लौटेगा या नहीं लौटेगा। तो फिलहाल ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र से बाहर चल जाएगा। इसका मतलब कि बॉडी जो है विल नॉट रिटर्न और अर्थ, ये अर्थ पे रिटर्न नहीं आएगा कभी नहीं, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र बाहर चला जाएगा। और आपको याद रखना है, इसको जो है पलायन वेग बोलते हैं, पलायन वेग, इंग्लिश में बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, जब एक पत्थर को चांद की सतह से पृथ्वी पर लाया जाता है तो ना द्रव्यमान और ना ही भार। हमसे ये पूछा, सिंपल समझना है कि जब भी पृथ्वी से कोई वस्तु को चांद पे ले जाएंगे द्रव्यमान सेम रहेगा, भार बदल जाएगा। उसी तरह चांद से पृथ्वी पे लाएंगे तो द्रव्यमान सेम रहेगा बट भार क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। तो इसका आंसर होगा कि इसका भार बदल जाएगा परंतु द्रव्यमान नहीं। नेक्स्ट, किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम होता है। देखिए, जब वस्तु जो है, लिफ्ट जो है नीचे जा रहा होता है तो जी का वैल्यू जो है वो बढ़ने लगता है। ऊपर जाने पे जी का वैल्यू जो होता है वो कम होने लगता है, नीचे आने पे जो है बढ़ने लगता है। तो होता ही है कि जैसे जैसे वस्तु ऊपर जाता है, ठीक है, तो जी का वैल्यू में बदलाव आता है। तो याद रखना कि जब आप बिल्डिंग के ऊपर होगे, ये चीज़ आप खुद एक्सपीरियंस किए होगे कि जब जितनी ऊंचाई पर आप होते होगे तो आपको अपना शरीर जो है वो ज़्यादा भारी लगता होगा। इसका कारण ये है कि जो हमारा जी का मान है वो जो है बढ़ता हुआ नज़र आता है थोड़े से ऊपर जाने पे, इसके अलावा घटते हुए भी नज़र आता है, ठीक। लेकिन आपको मेनली इसका आंसर याद रखना है कि कभी भी लिफ्ट में अगर आप ऊपर की ओर जा रहे हो तो आपका जो जी का मान है, ठीक है, जी का मान जो है वो अप्रॉक्सीमेटली थोड़ा बहुत बढ़ता है और उसके बढ़ने के चलते जो है आपका जो भार है वो अधिक मालूम होता है। क्योंकि होता यह है कि पहले आपके पास कुछ वेग होगा और वो वेग जो है एक फाइनल वेग में बदलेगा। मतलब शुरुआत में जो है ये प्रारंभिक वेग है और लास्ट में अंतिम वेग बना। अब प्रारंभिक से अंतिम वेग में जब ये जा रहा होगा तो आपको ये दिखाई देगा कि अचानक से बहुत अधिक दर से बढ़ने लगेगा। जब ये अधिक दर से बढ़ने लगेगा तो जी का वैल्यू भी बहुत अधिक दर से बढ़ेगा, जिसके कारण जो है हमें ये नज़र आएगा कि लिफ्ट जो है वो त्वरित गति से ऊपर जा रही होगी। तो हमारा जो शरीर है वो ज़्यादा भारी महसूस होगा। तो याद रखना है, ऊपर जाने पे भारी महसूस होता है और नीचे जाने पे भार कम महसूस होता है। नेक्स्ट, लिखा हुआ है, एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। याद रखना, हमें भार कम महसूस कब होता है ये पूछा गया है। तो 32 नंबर जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा कि जब लिफ्ट नीचे जाती है तो त्वरण क्या होता है, कम होने लगता है। इसके कारण हमारा भार भी क्या लगता है, हमें कम लगने लगता है। आगे, एक तुल्यकारी उपग्रह, ठीक है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई कितनी होती है। मतलब एक सिंक्रोनस सैटेलाइट की, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जैसे एक सैटेलाइट होता है जिसको बोलते हैं सिंक्रोनस सैटेलाइट, जो कि अगर हमारा अर्थ ऐसा है तो जियो स्टेशनरी सैटेलाइट जो होता है इस तरह से घूमता है, ठीक है। लेकिन जो सिंक्रोनस सैटेलाइट होता है ना वो इस तरह से घूमता है, इस टाइप से। तो इसको सिंक्रोनस सैटेलाइट बोलते हैं। सिंक्रोनस सैटेलाइट का ऊंचाई पृथ्वी से कितना होता है, हमसे ये पूछा गया है। तो 33 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है इसका आंसर होगा 36,000 किलोमीटर ऊपर जो है सिंक्रोनस सैटेलाइट छोड़ा जाता है। विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान क्या होगा। अब ध्यान से देखिए, जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो बोला है कि हम जो है विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जा रहे हैं। जब हम इधर जाते हैं तो हमें ये नज़र आता है कि जो हमारा त्रिज्या है वो कम हो रहा है, और जब त्रिज्या होने लगता है कम तो जी का मान जो होता है वो होना हमारा बढ़ने लगता है। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा कि ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान बढ़ता है। तो 34 का ये नंबर सही आंसर होना चाहिए।
जो कि बिल्कुल सही है। 35 नंबर है, भूतुल्यकाली उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट या जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट पृथ्वी तल से कितनी ऊंचाई पर छोड़ा जाता है? तो ये 36,000 किलोमीटर अभी हमने ये क्वेश्चन देखा। 35 नंबर, इसका आंसर क्या होगा? सी नंबर। नेक्स्ट चलते हैं 36 नंबर क्वेश्चन पे। भू स्थिर उपग्रह किस दिशा में पृथ्वी की परिक्रमा करता है? तो जिस दिशा में हम जो है हमारा पृथ्वी रोटेट करता है उसी दिशा में जो है हम पृथ्वी का परिक्रमा वो करता है। तो अब किस दिशा में करता है इसको ध्यान से देखते हैं। तो 36 नंबर का जो आंसर होगा वो होगा डी नंबर, पश्चिम से पूर्व की ओर। जनरली होता ये है कि पृथ्वी भी इसी तरह से परिक्रमा करता है, रोटेट करता है, ठीक है। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो है ये परिक्रमा करता है हमारा भूस्थिर उपग्रह। पृथ्वी की सतह के नीचे गहराई बढ़ने के साथ जी का मान क्या होता है? जैसे जैसे गहराई बढ़ते जाता है तो जी का मान घटने लगता है, ठीक है। तो 37 का आंसर क्या होगा? 37 का आंसर है घटने लगेगा। नेक्स्ट, भूतुल्यकाली उपग्रह का कक्षीय वेग कितना होता है? हमसे ये पूछा गया। मतलब जो भूतुल्यकाली उपग्रह है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट है, वो कितने की स्पीड से घूमता है? देखिए 11.1 किलोमीटर पर सेकेंड। 24.2 तो हो ही नहीं सकता है, 24.2 होगा तो ये बाहर चला जाएगा, क्योंकि मिनिमम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड में पृथ्वी से बाहर जो है किसी भी वस्तु को हम छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो जो 38 नंबर क्वेश्चन है इसका सही आंसर होगा 4.1 किलोमीटर पर सेकेंड का स्पीड, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भू स्थिर उपग्रह जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का आवर्तकाल कितना होता है? इसका आवर्तकाल होता है 24 घंटे। ये ऑलरेडी पीछे पूछा जा सकता है, चुका है। पृथ्वी के केंद्र पे किसी वस्तु का भार कितना होता है? आप जानते हो भार डिपेंड करता है जी के ऊपर, और जी का मान हो जाता है केंद्र पे 0, तो भार भी क्या हो जाएगा? 0। नेक्स्ट, कृत्रिम उपग्रहों का उपयोग किस लिए किया जाता है? मतलब जो सैटेलाइट है उसका क्या यूज होता है? मौसम की भविष्यवाणी में, संचार में, वायुमंडलों के ऊपरी हिस्सों का अध्ययन करने में, तीनों में इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। इन तीनों का पर्पस जो है सेम होता है। आगे है, गुरुत्व बल का एसआई मात्रक क्या है? गुरुत्व बल, एक्चुअली बल जो है वो होता है न्यूटन, ठीक है। तो आंसर क्या होना चाहिए? आंसर हो जाना चाहिए न्यूटन। तो 42 का क्या आंसर होगा? 42 का आंसर होगा बी नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी वस्तु का भार m है, चंद्रमा पर इस वस्तु का भार क्या होगा? चंद्रमा पर भी भार जो होगा वो m ही होगा, तो इसका आंसर सही होगा हमारा m, डी नंबर जो है वो सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वतंत्र रूप से गिर रहे वस्तु का गुरुत्व त्वरण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? तो जब कोई बॉडी नीचे गिरता है तो उसका जो गुरुत्वीय त्वरण होता है वो किसके ऊपर निर्भर करता है? द्रव्यमान के ऊपर, घनत्व के ऊपर, वस्तु के भार के ऊपर। इन तीनों में से किस फैक्टर पे निर्भर करता है ये देखते हैं। तो याद रखना है कि हमारा जो त्वरण है 44 का डी नंबर में, वो किसी पे भी निर्भर करता नहीं है। वो हमारा निर्भर करता है एयर ड्रैग के ऊपर, कि वो जो है किस तरह से हवा को हटाता है उसके ऊपर, ठीक है। तो स्वतंत्र रूप से गिर रहे वस्तु का गुरुत्व त्वरण निम्न में से किस पर निर्भर करता है? किसी पे भी निर्भर नहीं करता है, ठीक है। भार पे भी नहीं। गुरुत्व त्वरण का अपना वैल्यू है, ठीक है, जो कि है Gm/r²। मतलब ये जो है m मतलब पृथ्वी के भार पर निर्भर करेगा, वस्तु के भार पर बिल्कुल निर्भर नहीं करेगा। इसके अलावा पृथ्वी के त्रिज्या पर निर्भर करेगा, वस्तु के किसी भी चीज़ से निर्भर नहीं करेगा। मतलब वस्तु से किसी चीज़ से रिलेशन गुरुत्व त्वरण नहीं रखता है, ठीक है। लेकिन जो उसको खींच रहा है उस पर जरूर रिलेशन रखता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्न में से कौन भार का मात्रक है? भार का मात्रक हमारा क्या होता है? भार का जो मात्रक होता है वो होता है न्यूटन, ठीक है। तो न्यूटन जो होता है, न्यूटन को हम सीजीएस यूनिट में डाइन भी बोलते हैं। तो याद रखना ये जो है डाइन हमारा भार का मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट, पृथ्वी का चक्कर लगा रहे किसी उपग्रह के अंदर बैठे व्यक्ति का भार कैसा होगा? पृथ्वी का चक्कर लगा रहे किसी उपग्रह के अंदर बैठे व्यक्ति का भार जो है पृथ्वी पर के वास्तविक भार से अधिक, पृथ्वी पर के वास्तविक भार से कम। आप जानते हो अगर व्यक्ति भू उपग्रह पर बैठा है तो मतलब 36,000 किलोमीटर ऊपर है, और अगर वस्तु 36,000 किलोमीटर ऊपर है इसका मतलब ये है कि धीरे धीरे उसका जो जी का वैल्यू है वो कब होने लगेगा और अप्रॉक्सीमेटली जी का वैल्यू खत्म हो जाएगा। इसका कारण ये होगा कि उसका जो भार होगा उसे अपना भार बिल्कुल समझ नहीं आएगा और वो शून्य के बराबर हो जाएगा।
उसके बाद है पृथ्वी का परिक्रमा कर रहे किसी उपग्रह पर रखे साधारण पेंडुलम का आवर्तकाल कितना होगा। आपको ये बताना है कि कोई पेंडुलम है जो कि पृथ्वी के परिक्रमा कर रहे उपग्रह पर रखा है, किसी उपग्रह पर रखा हुआ है, कोई सैटेलाइट के अंदर पेंडुलम रखा है, तो उसका जो है आवर्तकाल कितना होगा, हमसे ये पूछा गया है। देखिए आवर्तकाल तब निकाल पाते जब वस्तु जो है स्विंग करता है, और वहां पे क्या होगा ना, जनरली इस वस्तु को स्विंग करने का एक आवर्त पूरा करने में समय, फिलहाल एक दोलन को पूरा करने में जो समय लगता है उसको हम आवर्तकाल बोलते हैं। ठीक है, तो फिलहाल जो है वहां पे एक दोलन पूरा करने में उसे अनंत का समय लगेगा, तो याद रखना है इसका आंसर होगा अनंत। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी के परिक्रमा के लिए छोड़े गए उपग्रह गति के लिए अपना ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो उपग्रह जो है अपनी ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं, तो फिलहाल उनके अंदर बैटरीज होती है जो कि सोलर पैनल से चार्ज होती है। तो 48 नंबर का बी नंबर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। तो इसके अलावा हमें ये समझना है कि वस्तु के ऊपर कोई बल कार्य नहीं करता है। ठीक है, और अगर कोई बल कार्य नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सोलर पैनल का भी बहुत कम यूज़ होगा। जब वस्तु उपग्रह को आगे बढ़ने के लिए जब एनर्जी चाहिए होगा तो सौर पैनल का ज़रूरत पड़ता है, पर जब वो चक्कर लगा रहा होता है तो उस पर ग्रेविटी लग नहीं रहा है, तो वो एक समान त्वरण से घूम रहा होता है। तो हम बोल सकते हैं कि इसमें से कोई नहीं सही आंसर होना चाहिए फिलहाल उस कंडीशन में। तो 48 का आंसर डी नंबर सही होगा। नेक्स्ट देखेंगे 49 नंबर क्वेश्चन, एट व्हाट स्पीड डज एन ऑब्जेक्ट व्हेन रिलीज नॉट रिटर्न टू अर्थ, किस स्पीड पे किसी कोई ऑब्जेक्ट जो है अर्थ पे वापस नहीं आता, वो होगा हमारा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। उपग्रहों को उनकी कक्षा में किनकी मदद से छोड़ा जाता है, तो उपग्रह को जो है स्पेस शटल होते हैं, हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर या रॉकेट। तो याद रखना है उपग्रह को स्पेस शटल की मदद से छोड़ा जाता है। स्पेस शटल एक तरह का स्पेस व्हीकल होता है, जैसे GSLV, ठीक है, जियो स्टेशनरी सिंक्रोनस लॉन्चिंग व्हीकल बोलते हैं, PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। तो इस तरह के व्हीकल्स का यूज़ करके जो है इन्हें छोड़ा जाता है। तो 60 का जो ए नंबर है वो हमारा क्या होगा, सही आंसर होगा, है ना। तो हमें याद रखना है कि जनरली 60 नंबर जो क्वेश्चन है सी दिया हुआ है, बट हवाई जहाज बिल्कुल गलत आंसर है, हो ही नहीं सकता। स्पेस शटल जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट, गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार बल और दो वस्तु की दूरी के बीच क्या संबंध है। हम जानते हैं जब आपको ये सिखाया जा रहा था क्लास में तो दो रिलेशन से गुरुत्वाकर्षण पढ़ाए थे, F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। तो ये दूरी वाला संबंध है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ए नंबर। सूर्य और पृथ्वी के बीच कितनी दूरी है, हमसे ये पूछा गया है। बहुत ही प्रैक्टिकल फैक्चुअल मतलब ये फैक्चुअल क्वेश्चन है हमारा। 52 का बी नंबर आंसर होगा। 14,97,00,000 किलोमीटर दूर जो है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी है। तो आंसर जो है वो हो जाएगा बी नंबर क्वेश्चन, मतलब बी नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ग्रह सूर्य के चारों ओर किस तरह के कक्षाओं में घूमते हैं। तो हमें याद रखना है कि जो दीर्घवृत्ताकार कक्षाएं होती है, इलिप्टिकल कक्षाएं होती है, वैसे कक्षाओं में घूमते हैं। निम्न में से किसने, ये क्वेश्चन जो है छुप गया है, इसको इसमें देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट सेड दैट सन इज लोकेटेड इन द सेंटर एंड ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड इट, मतलब किसने ये बात कही थी कि सन जो है वो बीच में और बाकी ग्रह जो है उसके चारों ओर घूम रहे हैं। ये बात कही थी कॉपरनिकस ने, और इस थ्योरी का नाम है हेलियोसेंट्रिक थ्योरी। ठीक है, नेक्स्ट है सूर्य के सबसे निकट का ग्रह बुध का परिक्रमण काल कितना है, मतलब बुध ग्रह जो है वो एक चक्कर कितने दिन में लगाता है, हमें ये बताना है। इसका आंसर होगा 88 दिन। नेक्स्ट है कैप्लर के ग्रहों की गति के नियम के अनुसार, कैप्लर का बहुत सारा नियम है। पहला नियम बोलता है ग्रह इस तरह के दीर्घवृत्ताकार कक्षा में घूमते हैं। इसके अलावा एरिया वाला नियम है कि जो इक्वल टाइम पीरियड में समान समय अंतराल में ये लोग का जो ये एरिया होगा, जितना एरिया ये कवर करेगा वो सेम होगा। इसके अलावा तीसरा जो होता है उसे समय का नियम कहते हैं, जो होता है T² डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r³। तो देखिए ये हमें कहाँ मिलता है, ये मिलता है ऑप्शन नंबर 2 में, तो ये सही आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को दर्शाता है। तो ये होगा F बराबर m1 m2 अपॉन r², बराबर में g भी आएगा तो प्रोपोर्शनल लगता है पहले। तो यहाँ पे देखिए अपॉन r² कहाँ पे, ये रहा, सी नंबर ऑप्शन सही है।
पृथ्वी और सूर्य के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा याद रखने लायक क्वेश्चन है, आप निकाल भी सकते हो। 58 का बी नंबर होगा सही आंसर। 3.56 इंटू 10⁻22 न्यूटन। ठीक है, ये हमारा होगा दोनों के बीच का गुरुत्वाकर्षण बल। आगे, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय बल और चंद्रमा की सतह पर गुरुत्वीय बल का अनुपात कितना होता है? तो पृथ्वी पर गुरुत्वीय बल अगर 6 है तो चंद्रमा पर जो है ये 1 हो जाएगा, तो लगभग 6:1 के बराबर होना चाहिए इसका आंसर। तो 59 नंबर जो है इसका आंसर डी नंबर सही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 60 नंबर, किसी वस्तु का भार उसकी किस चीज को दर्शाता है? उसके जड़त्व को दर्शाता है, उसके द्रव्यमान के बराबर होता है किंतु उसे भिन्न मात्रक द्वारा दर्शाया जाता है, पृथ्वी द्वारा उस पर लगे आकर्षण बल के बराबर होता है, उस वस्तु में पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है। तो एक्चुअली भार जो होता है वो आकर्षण बल के बराबर होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा 60 नंबर का, 60 का आंसर सी नंबर बिल्कुल सही आंसर होगा। जब किसी वस्तु को विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर ले जाते हैं तो उसका भार क्या होता है? देखिए, जी का मान बढ़ता है तो भार भी बढ़ जाएगा। नेक्स्ट, द्रव में पूर्णतः या अंशतः डूबी हुई वस्तु के भार में आभासी कमी, मतलब किसी वस्तु को अगर हम पानी में डुबाएंगे तो उसका जो भार है वो कम हो जाता है, मतलब हमें ऐसा लगता है कि उसे नियमितता, अगर उसका भार 45 न्यूटन है तो हमें ऐसा लगेगा कि उसका कुछ कम हो गया है भार। ये क्यों होता है? वस्तु के आयतन के बराबर आयतन के द्रव के भार के बराबर होता है, वस्तु के भार के आधे के बराबर होता है, वस्तु के डूबे भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है। तो आपको याद रखना है कि अगर हमारे पास 1 लीटर पानी है और उसमें हमने एक पत्थर डाला और अगर उस पत्थर का भार 45 न्यूटन है तो जितना द्रव बाहर गिरा है उसका भी भार 45 न्यूटन रहा होगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है, इसको बोलते हैं आर्किमिडीज प्रिंसिपल, मतलब जितना किसी द्रव के अंदर हम चीज डालेंगे वो वस्तु उस द्रव के अंदर उतना ही जगह लेगी जितना द्रव को वो हटा रही होगी। तो 62 नंबर का जो सी नंबर है ये सही आंसर होगा कि वस्तु के डूबे भाग द्वारा हटाए गए द्रव के भार के बराबर होता है वो वस्तु जिसे डुबोया जा रहा है। किसी भी पदार्थ का अपेक्षिक घनत्व क्या होता है? तो अपेक्षिक घनत्व जो होता है इसे निकालने के लिए एक फॉर्मूला है, ध्यान से देखिए वो फॉर्मूला क्या है। अपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला होता है पदार्थ का घनत्व, ऊपर पदार्थ का घनत्व लिखते हैं और नीचे प्रामाणिक पदार्थ का घनत्व लिखते हैं। तो ये जो है ये हमारा हो जाता है अपेक्षिक घनत्व का फॉर्मूला। प्रमाणित पदार्थ मतलब जिस पदार्थ के रिस्पेक्ट में हम उसका घनत्व निकाल रहे होंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 63 हो गया, 64 करेंगे। सभी वस्तुएं किसी तरल में डुबाने पर किस प्रकार के बल का अनुभव करती है? तरल हमेशा वस्तुओं पर ऊपर की ओर एक बल लगाता है जिसे हम उत्प्लावन बल बोलते हैं। 60 केजी द्रव्यमान के व्यक्ति का चंद्रमा पर भार क्या होगा? 60 केजी का व्यक्ति अगर पृथ्वी पे है तो 6 से भाग दे के उसको चंद्रमा पे पहुंचा दीजिए तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। तो फिलहाल यहाँ पे सॉरी थोड़ा सा दिक्कत हो गया इसमें दिक्कत ये हुआ कि अगर वस्तु का द्रव्यमान 60 है तो पहले इसका पृथ्वी पे भार निकालते, तो पृथ्वी पे जब हम भार निकालेंगे तो वो होगा 60 गुने 10 m इंटू जी के फॉर्मूला से, m का वैल्यू ये, g का वैल्यू ये, और उसको जब 6 से डिवाइड देंगे तो चंद्रमा का भार पता चल जाएगा। तो ये 10 बार में आया और 10 को 10 से गुना करने पे यहाँ 100 न्यूटन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करेंगे, एक मीनार की चोटी से एक पत्थर को गिराया गया, 4 मीटर नीचे गिरने पर उसकी चाल क्या होगी? इसका आंसर हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं, 28 मीटर पर सेकेंड था। फिर लिखा है यदि एक पत्थर को किसी मकान की छत से हम गिरा रहे हैं, 4 सेकंड का टाइम लगता है, तब इसका आंसर क्या होगा? तो इसको आप लोग होमवर्क में बनाएंगे, इसको भी हम पीछे बता चुके हैं ना। यहाँ पे टाइम का वैल्यू दिया गया है और हमें एस का वैल्यू निकालना है, यू का वैल्यू 0 है। तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और इसका आंसर जो है वो आपका लगभग जी का वैल्यू हम लोग 10 बैठा करके बनाएंगे तो 160 के करीब इसका आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे 10 बैठाएंगे और फिर मल्टीप्लाई होगा तो 160 या 80 के करीब इसका आंसर होगा। इसका आंसर बना करके आप जो है कमेंट करेंगे, पीछे क्वेश्चन बताया गया है। 1 पास्कल कितने के बराबर होता है? तो याद रखना पास्कल जो होता है वो हमारा दबाव का मात्रक होता है, दाब बराबर होता है बल बटा क्षेत्रफल, और 1 पास्कल जो होता है
1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के बराबर होता है, और ये रहा 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट है हमारा, संपर्क क्षेत्रफल को कम करने पर दाब का क्या होता है। देखिए, दाब जो होता है, जितना बड़ा एरिया होगा दाब उतना कम हो जाएगा, जितना कम एरिया होगा दाब उतना ज़्यादा हो जाएगा। तो संपर्क क्षेत्र को कम करेंगे तो दाब जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 पे। क्वेश्चन नंबर 70 है, जल का एसआई मात्रक में घनत्व क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ठीक है, तो जल का जो हमारा घनत्व होता है वो होता है 1000 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। तो आपको ये याद रखना है। और दाब के बारे में बता दिए, P बराबर F बटा ए। और दाब जब लंबवत रूप से कार्य करता है तो हम उसे प्रणोद कहते हैं। तो आई होप आपको ग्रेविटी के भी एमसीक्यूज समझ में आ गए होंगे। एक्स्ट्रा जो बुक है उससे भी एमसीक्यूज को प्रैक्टिस कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ठीक है, आगे भी वीडियोस को देखते रहिए।